चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई हमें आज़ादी जब मिली थी 1947, तो उससे 20-25 साल पहले तक कौन कौन सी मूवमेंट हुई थी, कैसी कैसी मूवमेंट्स हुई थी, उन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में देखा था ना। अलग अलग सभी मूवमेंट्स के बारे में समझा। कल हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी समझा था कि जिन्होंने बाकी सब इंडियन से अलग जापान में रहकर, दूसरे देशों में रहकर इंडिया की आज़ादी के लिए उन्होंने तैयारी की थी। वहाँ पे उन्होंने पूरी सेना तैयार की थी कि भाई वो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे और इंडिया को आज़ादी दिलवाएंगे। लेकिन लकीली कि भाई उनका नसीब ऐसा था कि भाई वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, उनकी डेथ हो गई वहाँ पर, नहीं तो हमारी आज़ादी काफ़ी पहले हो जाती। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हमने समझा था। आज हम लोग चैप्टर का आखिरी पॉइंट देखें, जो है कि फाइनली हमें आज़ादी कैसे मिली, अचीविंग इंडिपेंडेंस। बराबर, कि हमें आज़ादी आखिरकार कैसे मिली उसके बारे में समझें। तो देखो, ये मूवमेंट्स इंडिया में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस की अब बात नहीं कर रहे, वो तो इंडिया के बाहर थे, बराबर ना, उनकी बात तो बिल्कुल अलग थी। लेकिन इंडिया में रहने वाले जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो भी चुप थोड़ी बैठे थे। वो भी तो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे थे ना। वो भी कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू की थी, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। पूरी इंडिया में हर एक पर्सन, हर एक सिटीजन, वो अब यही चाहता था कि अब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। और अब ब्रिटिशर्स भी समझ गए थे कि भाई अब ये इंडियंस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुके हैं, अब यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी तभी जो है वो 1945-46 के आसपास इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर थे, इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर, उनको ब्रिटिशर्स ने जेल में बंद कर दिया। ब्रिटिशर्स ने उन कमांडर को जेल में बंद कर दिया, और जिसकी वजह से पूरी इंडिया जो है वो गुस्से हो गए। वो बहुत बड़े कमांडर थे और बिना वजह उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तो जिसकी वजह से पूरी इंडिया के लोग जो है वो गुस्से हो चुके थे। उनका केस लड़ने के लिए खुद भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू जैसे वकील, वो उनका केस लड़ने के लिए गए कि भाई ब्रिटिशर्स के सामने उन्होंने केस लड़ा कि भाई यहाँ पर उन कमांडर को छोड़ देना चाहिए, भाई उन्हें जेल में बंद करके मत रखो। और उनके साथ वो अकेले थोड़ी थे, पूरा देश उनके साथ आ चुका था ना। और फाइनली जो ब्रिटिशर्स ने उनको तो फांसी की सज़ा भी दे दी थी, उन कमांडर को फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन पूरे देश का जोश देखकर आखिरकार ब्रिटिशर्स को वो फैसला बदलना पड़ा। जो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर थे, उनको फांसी की सज़ा मिल रही थी, वो फांसी की सज़ा कैंसिल करवा दी गई। बराबर, तो मतलब सोचो कि भाई ब्रिटिशर्स को आखिरकार झुकना पड़ा ना इंडियंस के सामने। और उस वक्त ब्रिटिशर्स ने ये समझ भी लिया था कि भाई अब इंडियंस के सामने रहना या उनके साथ रहना अब पॉसिबल नहीं है। अब इंडियंस हमारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। ठीक है। सो फाइनली 1946 के आसपास ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ठीक है, कि अब हम जो है वो आज़ादी देने के लिए तैयार हैं, कि अब हम हमारी पूरी गवर्नमेंट आपके हाथों में सौंप कर और यहाँ से चले जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई 1948 तक, हाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि देखो 200 साल तक वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो सोचो ब्रिटिशर्स के कितने सारे वर्क यहाँ इंडिया में चल रहे थे, बराबर ना। तो 200 साल जो लोग यहाँ पर रहे थे, तो वो क्या 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे? नहीं ना। सब वर्क करके, जो भी ऑफिशियल वर्क होता है वो सब ऑफिशियल वर्क करके ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि 1948 तक हम यहाँ से चले जाएंगे। मतलब पूरी इंडिया के लोगों में एक बहुत बड़ी हाश, कहते हैं ना, वो हाश हुई कि हाश ब्रिटिशर्स फाइनली मान गए कि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं अब, बराबर। और उसमें फाइनली हमारे इंडिया के जो है वो आखिरी गवर्नर जनरल, आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वो बने माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया कि वो यहाँ इंडिया के गवर्नर जनरल बने। और आखिरी जो भी कामकाज है कि भाई इंडिया को कैसे आज़ादी देनी है, क्या क्या ऑफिशियल वर्क करने हैं, तो ये सभी कामकाज वो माउंटबेटन संभालेंगे, ऐसा उनको सौंपा गया। सो फाइनली माउंटबेटन यहाँ पर आए। लेकिन वो जब यहाँ पर आए ना, अब ऐसा कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स यहाँ से आखिरी में जब गए भी ना, सब कामकाज ख़त्म करके, तो वो गए भी, तो वो इंडिया को नुकसान करके ही गए।
उन्होंने 200 साल यहाँ पे इंडिया को नुकसान पहुँचाया, लेकिन जब आखिरी में गए भी ना तो भी वो नुकसान करके ही गए। कौन सा नुकसान? तो सबसे बड़ा नुकसान इंडिया के लिए करके गए तो वो था इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। बराबर ना, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। कहते हैं ब्रिटिशर्स ने माउंट बैटन के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को जैसे भड़काया था। उन्होंने ये कहा था कि जब आज़ादी मिलेगी ना, उन्होंने मुस्लिम को भड़काया था कि जब अगर हमें आज़ादी मिलेगी तो भाई पूरा राज्य हिंदुओं का ही होगा, मुस्लिम्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को भड़काया था और उनको कहा था कि भाई आप लोग जो है वो अपना अलग से इलेक्शन लड़ो, या तो अपना अलग से जो है वो अपनी कंट्री अपने हाथ में रखो। ऐसा ब्रिटिशर्स को समझाया गया था। और हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस की जो टीम पूरी एक साथ थी उस वक्त, तो उसमें पार्टीशन होने लगे। सबसे पहले कांग्रेस में पार्टीशन हुए, हिंदू और मुस्लिम का अब अलग से इलेक्शन होने लगा। बराबर, कि जहाँ पर पूरी इंडिया में उसके बाद धीरे धीरे रायट्स क्रिएट होने लगे। रायट्स मतलब दंगे फसाद होने लगे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इतना भड़का के रखा था हिंदू और मुस्लिम को कि हिंदू और मुस्लिम पूरी इंडिया में आपस में झगड़ रहे थे। बहुत बुरी तरह से दंगे फसाद होने लगे। और इनके बीच में जो मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीडर उस वक्त के थे, उन्होंने डिमांड रखी अपनी टीम, जो मुस्लिम लीग, हमने पहले भी पढ़ा था जब मुस्लिम लीग बनाई गई थी, तो उनके साथ मिलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिमांड रखी कि हमें अब पाकिस्तान अलग चाहिए, कि हमें पार्टीशन चाहिए और पाकिस्तान अलग हो जाना चाहिए। बराबर, इनके रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी बातें हुई उसमें कि भाई नहीं, पार्टीशन क्यों किया जाए, सब मिलकर ही रहें। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, हर किसी ने समझाया। उन मोहम्मद अली जिन्ना को, मुस्लिम लीग को समझाया गया कि भाई पार्टीशन करने की ज़रूर नहीं है, हम सब मिलकर यहाँ पर रहेंगे, कि इंडिया में कोई भी पार्टीशन नहीं होना चाहिए। सब ने समझाया, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। उल्टा ब्रिटिशर्स ने उनको समझाने की जगह, ब्रिटिशर्स ने मोहम्मद अली जिन्ना को, मुस्लिम लीग को समझाने की जगह उनको और भड़काया। जो माउंट बैटन थे, उनके जो है वो सेंटेंसेस हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर अगर जो है वो इंडिया में शांति चाहिए ना, अगर इंडिया में शांति चाहिए तो इंडिया का पार्टीशन होना ही चाहिए, ये उन्होंने कहा था। मतलब जैसे हम लोग मानते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उसमें मेन रीज़न जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग को माना जाता है, ऐसा मानते हैं, हमेशा से मानते हैं। लेकिन रियल बात यह है कि इंडिया का पार्टीशन हुआ ना, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, लेकिन उनसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स, माउंट बैटन, वो जो है वो जवाबदार थे। कि अगर वो चाहते तो भाई इंडिया का पार्टीशन रोक सकते थे, उनके हाथ में अभी भी पावर था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो आखिरी में पावर तो उनके हाथ में ही था, वो चाहते तो रोक सकते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, एक साथ रहने चाहिए वो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। उन्होंने तो जानबूझकर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करना चाहा। बराबर ना, तो मेन रीज़न जो हमारे पार्टीशन का था ना, वो शायद ब्रिटिशर्स को ही माना जाता है। उन्होंने सबको कहा कि अगर इंडिया में सुख शांति चाहिए तो पार्टीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी जैसे नेता थे, उन्होंने न चाहते हुए भी, हैवी हार्ट से न चाहते हुए भी, उन्होंने इस चीज़ की परमिशन दी। क्योंकि पूरी इंडिया में इतने दंगे फसाद बढ़ चुके थे, हिंदू और मुस्लिम इतने ज़्यादा लड़ रहे थे कि उनकी लड़ाई अगर रोकनी थी तो उसके लिए यही एक जो है वो काम था कि बस अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होना ही चाहिए। सो फाइनली ये डिसाइड हुआ, और जब ये डिसाइड हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना आखिरी एक प्लान बनाया। प्लान मतलब समझो कि भाई आखिरी एक, क्या कह सकते हैं, ऑर्डर पास किया, ठीक है ना, जिसे नाम दिया गया माउंटबेटन प्लान। ठीक है ना, वो प्लान मतलब कि उनका एक ऑर्डर था, कि लास्ट ऑर्डर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया वो, ठीक है, कि उन्होंने जून 1947, 3 जून 1947 को वाइसरॉय जो माउंटबेटन थे, उन्होंने ये प्लान डिसाइड किया कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होना चाहिए, और उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के लीडर कौन कौन बनेंगे, कौन कौन लीडर कौन सा पार्ट संभालेगा, ये सब उस प्लान में डिसाइड किया गया। बराबर, जहाँ पर इस प्लान के ऊपर
जो कांग्रेस लीडर्स थे, जैसे हमारे यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू उस वक्त, और जो मुस्लिम लीग थी उस वक्त, मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, जो आप ये फ़ोटो में देख भी रहे हो, कि माउंटबेटन ने इनके साथ मिलकर उस प्लान पर साइन की। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने जो है वो इसके ऊपर साइन की, कि जिसमें जिसमें उन्होंने जो है, क्या कह सकते हैं कि ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी जो है वो पसंद नहीं था, किसी को भी, मुस्लिम लीग के अलावा और ब्रिटिशर्स के अलावा कोई भी नहीं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी किया गया, क्योंकि दंगे फसाद, इंडिया की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि पार्टीशन के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। ठीक है, मजबूरी में जो है वो सबको ये किया गया, ये पार्टीशन किया गया, कि जहाँ पर हमारे यहाँ पर 14th अगस्त मिडनाइट को, मतलब रात को 12 बजे दिल्ली में फाइनली इंग्लैंड का जो यूनियन जैक, मतलब जो इंग्लैंड का फ्लैग था यूनियन जैक, उस फ्लैग को जो है वो उतारा गया, और उसके सामने इंडिया का नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, जो ये क्या कह सकते हैं, तिरंगा झंडा, वो लहराया गया वहाँ पर 14th अगस्त रात को 12 बजे। मतलब फाइनली 14th अगस्त रात को 12 बजे जो है वो हमें आज़ादी मिली। पता है ना, हमें जब आज़ादी मिली थी तब उस वक्त जो है वो पूरी इंडिया सो रही थी, क्योंकि रात को 12 बजे ये डिसाइड किया गया कि अब जो है वो हमारा इंडिया पूरी तरह से आज़ाद है। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो माउंटबेटन ने इंडिया के सभी डॉक्यूमेंट्स, मतलब सभी कामकाज सी राजगोपालाचारी को सौंप दिया। सी राजगोपालाचारी, जो हमारे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने, हमारे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। एंड 15th अगस्त 1947 वो डे को हमारा इंडिपेंडेंट डे माना गया। बराबर, हमारे पहली आज़ादी का दिन 15th अगस्त 1947 रात को 12 बजे जो है वो ये तिरंगा झंडा लहराया गया था। तो इसी वजह से 14th अगस्त जो था ना, वो पाकिस्तान के लिए माना गया आज़ादी का दिन। ठीक है, 14th अगस्त एक दिन पहले वो पाकिस्तान के पार्टीशन के ऊपर साइन की गई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी दी गई कि हाँ, अब वो अपना पाकिस्तान अलग से ले सकते हैं। तो 14th अगस्त वो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, और 15th अगस्त मनाया जाता है हमारे लिए। रात को 12 बजे ये डिक्लेयर हुआ था कि हमारे देश को आज़ादी मिल गई। आधे से ज़्यादा इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो सोया हुआ था उस वक्त रात को 12 बजे। जब सुबह उठे तब हर रेडियो में, हर न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ थी कि हमारे देश को आज़ादी मिल गई। 15th अगस्त की वो सुबह जब इंडिया के लोगों को पता चला कि हम आज़ाद हो चुके हैं, तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। ठीक है ना, पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो मनाई जा रही थी। क्यों नहीं मनाई जाएगी? 200 साल जिसके गुलाम बन के रहे थे, और फाइनली जो है, फाइनली अब हमें आज़ादी मिल चुकी थी। अब जस्ट इमेजिन करो ना कि हम सुबह उठें और रेडियो में, न्यूज़पेपर में, ये उस वक्त टीवी नहीं थी, तो रेडियो न्यूज़पेपर वगैरह में जो है वो न्यूज़ आ जाए कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, सुबह उठते हुए ये पता चले, तो इमेजिन तो करो कि कितनी खुशी लोगों को होती होगी। सब लोगों ने अपने घर को सजाया, घर पे दिए जलाए, तोरण बांधे उन्होंने, बराबर। घर के बाहर जो है वो रंगोली बनाई गई, हर स्कूल कॉलेजेस में मिठाइयाँ बांटी गई, है कि नहीं, कि भाई हर कोई जो है वो खुशी मना रहा था। लेकिन इन सबके बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं भी थी, क्योंकि उसी दिन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो हम सबको पता है कि उस पार्टीशन में लाखों लोगों की जान चली गई थी। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ना, तो वो शांति से नहीं हुआ था। हिंदू और मुस्लिम में बहुत सारे राइट्स हुए थे, बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे, और बहुत जो है वो लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों की जान गई थी इस पार्टीशन में। तो इसकी वजह से भले पूरी इंडिया जो है वो आज़ादी का जश्न मना रहे थे ना, खुशी मना रहे थे, लेकिन उनके बीच में गांधी जी जो है वो इंडिया की आज़ादी से इतना खुश नहीं थे। वो खुश नहीं थे, क्यों? क्योंकि भाई उन्हें इंडिया का पार्टीशन वो सही नहीं लगा था, और पार्टीशन हुआ भी तो शांति से तो नहीं हुआ था ना। इसकी वजह से गांधी जी बहुत दुखी थे। तो जहाँ पर रात को 12 बजे इंडिया का झंडा लहराया गया, न उसमें गांधी जी हाजिर हुए थे, न उनके दूसरे दिन जो भी जश्न मनाया गया ना, जो भी क्या कहते हैं सेलिब्रेशंस हुए थे, उन कोई सेलिब्रेशंस में गांधी जी वहाँ पर अटेंड नहीं हुए। गांधी जी कुछ दिनों तक जो है मेडिटेशन में चले गए थे, ध्यान करने के लिए। अकेले वो जो है वो अपने घर में रहते थे, वो घर के बाहर भी नहीं निकले थे।
क्योंकि उन्हें इंडिया की आज़ादी की खुशी नहीं थी, उन्हें दुख था इस बात का कि इंडिया का जो है वो इतना बड़ा पार्टीशन हो चुका। और जब पार्टीशन हुआ ना, जब पार्टीशन हुआ तो आप सोचो कि भाई पार्टीशन जैसे शांति से तो हुआ ही नहीं, अब पार्टीशन हुआ तो उसमें कितनी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, हुई ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उसमें क्रिएट हुई। कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, जैसे कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है कि भाई मिलिट्री फोर्स की। अब इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलग अलग हो गई, ठीक है ना, ध्यान से सुनना आप बातें, कि इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलग अलग हो गई। तो पहले दोनों साथ में थे, तो इंडिया की सेना एक ही थी, अब दो सेनाएं बनानी है। तो सेना के कौन से लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, कौन से लोग इंडिया के साथ जुड़ेंगे, नई सेना कैसे बनेगी, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। इनके अलावा एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ की प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पर। कि जैसे कि ये बात हुई थी कि अब समझो इंडिया में रहने वाले कितने सारे मुस्लिम थे जो अब इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, बराबर ना, जिसमें बड़े बड़े नेता भी थे, लीडर्स भी थे, बिल्डर्स थे, बिजनेसमैन थे, कितने सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गए। अब इंडिया छोड़कर वो पाकिस्तान गए तो इंडिया में उनके बड़े बड़े बंगलो थे, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे, लेकिन अब तो वो पाकिस्तान चले गए, तो क्या अपने साथ अपना बंगलो भी हाथ में लेके जाएंगे? नहीं था ना पॉसिबल कि भाई अपना बंगलो भी पूरा का पूरा हाथ में लेके जाए, पॉसिबल तो नहीं था। तो वो बंगलो अब किसके नाम का होगा? समझो यहाँ पे मेरा अगर इंडिया में अपना घर है और सडनली मुझे ये कहा जाए कि अब इंडिया छोड़कर मुझे पाकिस्तान चले जाना है, तो मैं पाकिस्तान तो चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ यहाँ मेरा घर किसके नाम का होगा? है ना, ये प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि यहाँ का घर अब किसके नाम का होगा, कौन लेगा वो घर? ठीक है, ऑन द स्पॉट तो बेच भी नहीं सकते कि बेच के और पैसे लेकर जाएं। तो इसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ की बहुत प्रॉब्लम हुई कि भाई यहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा था, ठीक है, बिजनेस जब नॉर्मल बिजनेस चलता है तो पता है बिजनेस में तो कितनी सारी बातें होती है, मुझे किसी से पैसे लेने बाकी थे, किसी को चुकाने बाकी थे, भाई बिजनेस में अपनी मेरी जो शॉप चल रही थी उसमें इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, कितनी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो वो सब छोड़कर मुझे अचानक पाकिस्तान चले जाना पड़े, तो यहाँ के कामकाज का क्या? ठीक है, और ऐसा मैं अकेला थोड़ी, सपोज मैं अकेला थोड़ी होऊंगा, पूरी इंडिया में ऐसे लाखों लोग थे, या जितने लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में चले आए थे तो वहाँ पे भी तो यही सिचुएशन थी ना, उस पाकिस्तान में भी ऐसे लाखों लोग थे, तो ऐसे लाखों लोगों की एसेट्स प्रॉपर्टीज़ इनमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बराबर। फिर डेब्ट और क्रेडिट की प्रॉब्लम, कि भाई हमारे इंडिया के ऊपर पहले कर्जा था कि हमने दूसरे देशों से उधार लेके रखा था, है ना, या किसी से पैसे लेने थे, किसी को पैसे देने थे दूसरे देशों से, जो वो तो हमेशा चलता ही रहता है। तो अब इंडिया और पाकिस्तान अगर अलग अलग हो गया तो वो कर्जा कौन चुकाएगा? पहले तो दोनों साथ में थे, तो मतलब समझो हमने अगर हमने अमेरिका से कर्जा लिया है तो पहले तो इंडिया और पाकिस्तान साथ में ही था, तो चलो ठीक है वही कर्जा चुकाते थे। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया तो अब कर्जा कौन चुकाए? पहले लिया तो दोनों साथ में था, तो चुकाने के लिए क्या आधा आधा कर्जा चुकाएंगे? या पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, पाकिस्तान उस वक्त कह रहा था कि हम क्यों कर्जा चुकाएं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बराबर। दूसरा रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। रेफ्यूजी वो कहलाते थे कि भाई सपोज जैसे भाई पाकिस्तान में जिनका घर था वो घर छोड़कर चले आए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में उनके लिए नया घर बना हुआ थोड़ी है, वो कहाँ जाके रहेंगे? ठीक है, कि यहाँ पे उनका कोई घर बना हुआ है क्या? जो तो पाकिस्तान में रहते थे, बराबर। या इंडिया में जो लोग रहते थे, हिंदुस्तान में जो लोग रहते थे, वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान में उनके लिए कोई घर बना हुआ था कि सरकार ने बना के रखा था उस वक्त कि हाँ भाई आ जाओ यहाँ से और यहाँ पे आके रहना? अब दोनों सरकार तो नई नई बनी थी, किसी के लिए घर बना था क्या? नहीं ना। तो ऐसे जो बिना घर के लोग थे ना, उन लोगों को रेफ्यूजीज माना जाता था, बराबर। कि ना वो प्रॉपर इंडिया के थे ना वो प्रॉपर पाकिस्तान के माने जाते थे, बॉर्डर पे रहते थे ऐसे लोग, ठीक है, कि जिनका ना कोई घर बार ना उनका कोई प्रॉपर कंट्री, कि समझो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में जा रहे हैं तो पाकिस्तान में प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही, रहने की जगह नहीं मिल रही, इंडिया भी उन्होंने छोड़ दिया, तो अब वो बीच सरहद पे रहते थे, ऐसे रेफ्यूजीज कहलाते थे, तो उनकी प्रॉब्लम हो रही थी, बराबर ना। इन और दूसरी प्रॉब्लम कि भाई हमारे यहाँ पर कौन सी सिटीज़, कौन सी प्लेसेस वो इंडिया के साथ रहेगी, कौन सी प्लेसेस पाकिस्तान के साथ रहेगी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में हुई थी। और ये प्रॉब्लम सालों तक चली थी, सालों तक। जब लॉर्ड माउंटबेटन गए थे ना, जब उन्होंने ये माउंटबेटन प्लान बनाया
आखिरी बात सुनना बेटा, ये कि जब ये लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने प्लान बनाया, तब अगर वो ऐसा कह देते ना, सिर्फ इतना वो पहले ही अगर डिक्लेयर कर देते ना कि हाँ भाई ये प्लेसेस इंडिया में रहेंगे, ये प्लेसेस पाकिस्तान में रहेंगे, तो शायद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या किया पता है? उस वक्त हमारे इंडिया में ना सब प्रिंसली स्टेट थे। कौन से स्टेट? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्या कहलाते हैं? तो अभी भी उस वक्त राजा महाराजाओं का राज था हमारे इंडिया में। उस वक्त भी, आज़ादी के वक्त भी राजा महाराजाओं का राज चलता था, क्योंकि प्रॉपर सरकार थोड़ी थी। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में पूरी सरकार चलती है ना, आज के टाइम में पूरी सरकार चलती है हमारे इंडिया में। अब कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन पहले पहले आज़ादी के वक्त तक हमारे इंडिया में राजा महाराजा काम करते थे, वही चलाते थे। कि सपोज़ अगर कोई सूरत सिटी है तो सूरत सिटी के एक राजा थे, तो सूरत सिटी में अलग रूल चलता था, बराबर। इसके अलावा समझो कि भाई अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में दूसरे राजा थे, बराबर, तो वो अहमदाबाद को संभालते थे, अहमदाबाद में उस राजा का रूल चलता था। तो ऐसे पूरी इंडिया में जितनी भी सिटीज़ थी ना, उसमें ऑलमोस्ट अलग अलग राजा काम करते थे, इसलिए ये सब कहलाते थे प्रिंसली स्टेट। और कितने थे पता है? हमारे इंडिया में 562 जितने प्रिंसली स्टेट थे। कितने थे? 562 प्रिंसली स्टेट। इमेजिन करो, 562, इतने सारे राजा महाराजा हमारे देश में थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जाते जाते क्या कह दिया पता है? उन्होंने ये कह दिया कि जिस भी राजा महाराजा को हमारे इंडिया के साथ जुड़ना हो, इंडिया की सरकार के साथ जुड़ना हो, तो इंडिया की सरकार के साथ जुड़ सकता है। जिसको भी पाकिस्तान की सरकार से जुड़ना हो तो वो पाकिस्तान की सरकार से जुड़ सकता है। और जिसको आज़ाद रहना हो ना, भाई इंडिया पाकिस्तान किसी के भी साथ नहीं जुड़ना है, तो वो किसी के भी साथ नहीं जुड़ेगा, वो उसकी मर्जी। माउंटबेटन ने आखिरी में ये कह दिया, और ये सेंटेंस ने, ये बात ने पूरी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अगर लॉर्ड माउंटबेटन खाली इतना कह के जाते ना कि नहीं कंपलसरी इतने इतने राजाओं को इंडिया से के साथ रहना है और इतने राजाओं को पाकिस्तान के साथ रहना है, अगर वो ऐसा कह के जाते ना कंपलसरी, तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन वो ये कह गए कि राजा महाराजाओं की इच्छा। तो आप सोचो कि जब हमें आज़ादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उनकी इच्छा ये थी कि अब सभी राजा महाराजाओं का राज खत्म और पूरी इंडिया में वन सिंगल गवर्नमेंट होनी चाहिए, बरोबर जैसे अभी चलती है। आप ही सोचो ना कि भाई अभी अभी एक ही सरकार चलती है ना, दिल्ली की मेन सरकार। क्या हर एक सिटी में अलग अलग सरकार है क्या? कि अब सूरत का कोई राजा है जो सूरत को अलग से चलाएगा, हाँ? या फिर कोई अहमदाबाद का कोई राजा हो तो वो अहमदाबाद को अलग से चलाए, ऐसे कोई है अभी? नहीं ना, पहले ऐसे थे। तो उन सबको मिलाकर एक देश बनाना था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ये कह के गए कि भाई आपकी इच्छा, सरकार के साथ जुड़ना हो जुड़ो, नहीं जुड़ना हो नहीं जुड़ो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया पता है? सिंगल मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। आयरन मैन क्यों पता है? सिर्फ इस रीज़न की वजह से, ये सबसे बड़े रीज़न की वजह से। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के 562 जितने राजा थे ना, 562, इमेजिन करो, हर एक राजा के पास पर्सनली मिलने गए आज़ादी के बाद, और पर्सनली हर एक राजा के साथ मिलकर उनको मनाकर और उनसे साइन करवाया कि आप प्लीज़ इंडिया के गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाओ, बराबर। इंडिया के 562 राजाओं के साथ मिलना, राजा से मिलकर है, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं कि भाई उसको जो है जोर से दड़ा धमका के और कह दे कि चलो चुपचाप साइन कर लो। राजा महाराजाओं को समझाना था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकेले ने 562 राजाओं को जो है वो मनाया। ये छोटी बात नहीं थी, बराबर ना, उस वक्त बिल्कुल ये छोटी बात नहीं थी। लेकिन आपको क्या लगता है सभी 562 किंग्स मान गए थे? बिल्कुल नहीं माने थे। उनमें से 4 राजा ऐसे थे कि जो नहीं माने, और जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। कि जैसे जूनागढ़ के राजा थे, जूनागढ़ के नवाब थे, बराबर, जूनागढ़ के नवाब। तो जूनागढ़ के नवाब क्या कह रहे थे पता है? कि भाई मुझे पाकिस्तान के साथ रहना है, बराबर। और जूनागढ़ के जो लोग थे ना रहने वाले, वो लोग कह रहे थे कि नहीं हमें इंडिया के साथ ही रहना है, जबकि राजा कह रहा था हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। तो आप सोचो आज का जूनागढ़ जो हमारे इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, पहले उस वक्त के नवाब कह रहे थे कि नहीं हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। तो उसकी प्रॉब्लम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सॉल्व की थी।
फिर हैदराबाद के निज़ाम थे, हैदराबाद के नवाब। हैदराबाद आप लोगों को पता है साउथ इंडिया में है ना, इंडिया में बिल्कुल बीचों बीच आया हुआ है। वो कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। जस्ट इमेजिन करो कि पूरी इंडिया में हैदराबाद जहाँ पर है ना, इंडिया का मैप माइंड में इमेजिन करो कि साउथ इंडिया में एक छोटा सा शहर है हैदराबाद, बराबर। वो कह रहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। तो इमेजिन करो पूरी इंडिया के बिल्कुल बीच में एक पाकिस्तान का सिटी हो तो कैसा लगे। हाँ, पूरी इंडिया है और उसके बिल्कुल बीच में एक पाकिस्तान का सिटी चल रहा है, तो कैसा लगे उसमें, बराबर ना। तो वो कह रहे थे कि नहीं हमें तो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ना है, और वहाँ की पब्लिक भी कह रही थी कि नहीं हमें यहाँ ही रहना है इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे सॉल्व की, जो बहुत लंबी चली थी प्रॉब्लम। और दूसरा कश्मीर, कश्मीर के राजा थे, वो कह रहे थे कि हमें किसी के भी साथ नहीं रहना है, ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ, आज़ाद रहना है हमें, बराबर। तो उनके राजाओं को भी मनाया, और जो कश्मीर की प्रॉब्लम ही थी जो आज तक चल रही है ना, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सॉल्व करवाई थी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, कोई छोटा मोटा पार्टीशन थोड़ी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। और इन सब ये जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई थी वो आगे के चैप्टर्स के आपके पॉइंट है। इसके बाद जो 6 चैप्टर्स हैं तो उनमें ये पॉइंट आएगा कि इनकी प्रॉब्लम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आखिरकार सॉल्व कैसे की थी, बराबर। तो देखो इंडिया में जो है वो पार्टीशन हुआ लेकिन शांति से नहीं हुआ, बहुत जो है वो खून खराबा हुआ था, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, फिर जाके पार्टीशन हुआ। और उनमें से कितनी सारी प्रॉब्लम तो ऐसी थी जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है, बराबर ना, आज तक चल रही है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी, पार्टीशन के बाद क्या क्या हुआ, इस चैप्टर में हमने देखा कि पार्टीशन तक क्या क्या हुआ 1947 तक, तब तक क्या क्या हुआ, पार्टीशन कैसे हुआ वो सब हमने देखा। अब पार्टीशन के बाद हमारे यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई, जैसे मैंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 किंग्स को मनाया। तो उन्होंने कैसे मनाया, जो नहीं मान रहे थे उनके साथ उन्होंने क्या किया। अब ये सब टॉपिक्स हम लोग अगले चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।